वेलकम टू द माय यूट्यूब चैनल। तो आज का टॉपिक है हमारा रेजिडेंस, जिसमें हम कवर करेंगे इनकम टैक्स एक्ट का सेक्शन 6, सेक्शन 7 और सेक्शन 9। ठीक है, तो सबसे पहले है हमारा यहाँ पे कॉन्सेप्ट ऑफ रेजिडेंस। निवास का मतलब ये तय करना होता है कि कोई व्यक्ति या संस्था टैक्स के हिसाब से भारत में निवासी है या गैर निवासी है। ठीक है, क्योंकि ये टैक्स की कैलकुलेशन के लिए बहुत ज़रूरी हो जाता है, क्योंकि निवासी और गैर निवासी यानी कि रेजिडेंट और नॉन रेजिडेंट दोनों ही के लिए टैक्स में अलग रूल होते हैं, तो इसलिए इन दोनों को डिफाइन करना ज़रूरी है। इसके क्या इंपॉर्टेंस है? निवास की स्थिति यानी कि रेजिडेंशियल स्टेटस ये तय करता है कि जो व्यक्ति है टैक्स पेयर है उसकी कौन सी इनकम जो है टैक्सेबल होगी और कौन सी इनकम टैक्सेबल नहीं होगी। ठीक है, अगर वो रेजिडेंट है, ठीक है, रेजिडेंशियल स्टेटस हमारे दो टाइप की होगी, रेजिडेंट और नॉन रेजिडेंट। अगर वो रेजिडेंट है तो उसकी जितनी भी इनकम है, चाहे उसने दुनिया के किसी भी कोने में कमाई है जाके, वो सारी की सारी जो है इनकम उसकी टैक्सेबल होगी इंडिया के अंदर। ठीक है, और जो नॉन रेजिडेंट है उसकी इनकम सिर्फ जो उसने भारत के अंदर कमाई है वो ही भारत में टैक्सेबल होंगी, बाकी कोई भी इनकम उसकी टैक्सेबल नहीं होंगी। ठीक है, तो यहाँ पर है हमारा सेक्शन 6 सबसे पहले हम कर रहे हैं। सेक्शन 6 हमें बताता है रूल्स ऑफ रेजिडेंस, यानी कि ये अलग अलग हमें बताता है कि एक इंडिविजुअल के लिए रेजिडेंस के क्या रूल हैं, एक हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली के लिए रेजिडेंस के क्या रूल हैं, एक कंपनी के लिए रेजिडेंस के क्या रूल हैं, और बाकी जो बचे जैसे क्लब हो गया, कोई भी संस्था हो गई, कोई भी गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन हो गया, उन सब के लिए रेजिडेंस के क्या रूल हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम कर रहे हैं सेक्शन 6। ठीक है, तो सेक्शन 6 का 1 जो हमें बताता है वो है इंडिविजुअल के लिए गैर निवासी और निवासी की स्थिति का निर्धारण करना ज़रूरी है। ठीक है, किसी भी व्यक्ति को भारत में निवासी होने के लिए उसे 2 बेसिक शर्तों का पूरा करना होता है और 2 एडिशनल शर्तें उनको पूरा करना होता है। अब वो जो 2 शर्तें हैं वो कौन सी हैं? पहली शर्त है, जो 2 बेसिक शर्तें हैं वो ये हैं, गत वर्ष में कुल मिलाकर 182 या इससे ज़्यादा भारत में रहा हो। ठीक है, या तो प्रीवियस ईयर में 182 दिन तक या इससे ज़्यादा तक वो भारत में रहा हो। ठीक है, दूसरी शर्त क्या है? गत वर्ष में कम से कम 60 दिन रहा, यानी कि प्रीवियस ईयर में कम से कम 60 दिन रहा और उसके पिछले वाले 4 के सालों में कुल मिलाकर 365 दिन या इससे ज़्यादा रहा। ठीक है, ये 2 शर्तें हैं। अगर इन दोनों में से कोई भी एक शर्त पूरी होती है तो उस आदमी को इंडिया का रेजिडेंट माना जाएगा और उसकी सभी इनकम इंडिया में टैक्सेबल होंगी। ठीक है, अब आती है दूसरी, यानी कि 2 कंडीशन। 2 कंडीशन कौन सी है? वो 2 एडिशनल कंडीशन है। वो है, अगर जो निवासी यानी कि जो रेजिडेंट है ऑलरेडी, यानी कि दोनों में से कोई एक शर्त पूरी करता है, अगर वो इन दोनों शर्तों को भी फुलफिल करता है, यानी कि अगर वो ये 2 शर्तें भी पूरी करता है। अब अगर कोई व्यक्ति रेजिडेंशियल है और वो 2 एडिशनल शर्तों को भी पूरा करता है तो वो जो है ऑर्डिनरी रेजिडेंस माना जाएगा। ठीक है, पहली शर्त है, गत वर्ष के पूर्व के 10 वर्षों में से, मतलब कि प्रीवियस ईयर से मिलाकर के पिछले जो 10 साल हैं उनमें कम से कम 2 वर्षों तक भारत में निवासी रहा हो। ठीक है, 2 वर्षों तक, या फिर गत वर्ष के पूर्व के 7 वर्षों में कुल मिलाकर 730 दिन रहा हो, यानी कि 7 साल में कुल मिलाकर 730 दिन रहा हो। मतलब कि ज़रूरी नहीं है कि वो लगातार 730 दिन रहा हो, बल्कि कुल मिलाकर। ठीक है, दूसरी शर्त क्या है कि 10 वर्षों में कम से कम 2 वर्ष, यानी कि ये वाले जो 2 वर्ष है ये लगातार 2 वर्ष है 10 वर्षों में। अगर वो ये 2 एडिशनल कंडीशन भी पूरी करता है तो वो हमारा साधारण निवासी माना जाएगा, और अगर वो कोई भी कंडीशन पूरी नहीं करता है तो वो अनिवासी माना जाएगा। ठीक है, कि एक व्यक्ति की भांति यानी कि एक इंडिविजुअल की तरह भारतीय एचयूएफ भी रेजिडेंट हो सकती है और नॉन रेजिडेंट भी हो सकती है। ठीक है, एचयूएफ की निवासी स्थिति को निर्धारित करने के लिए एक आधार शर्त और 2 अतिरिक्त शर्तों का प्रावधान है, यानी कि एक बेसिक शर्त और 2
आधार शर्त है। जो बेसिक कंडीशन है, बेसिक शर्त है, वो है हमारी सेक्शन 2 के अंदर। वो क्या है? गत वर्ष में नियंत्रण एवं क्रियाकलाप पूरा या आंशिक रूप से भारत में रहा हो, यानी कि प्रीवियस ईयर में अगर उस हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली का कंट्रोल और मैनेजमेंट भारत से हुआ है, चाहे वो पूरी तरह से भारत से हुआ है, चाहे वो अंशतः यानी कि पार्शियली भारत में हुआ है, ठीक है, तो वो अगर हुआ है तो वो क्या मानी जाएगी? रेजिडेंट मानी जाएगी, ठीक है। इसके अलावा है हमारी कौन सी 2 अतिरिक्त शर्तें, वो क्या है? वो आती है हमारी सेक्शन 6 के अंदर। पहली, कर्ता संबंधित गत वर्ष के ठीक पूर्व के 10 वर्षों में 2 वर्ष भारत में रहा हो। कर्ता जो है वो प्रीवियस ईयर के 10 सालों में से कम 2 साल भारत में रहा हो और गत वर्ष के पूर्व के ठीक 7 वर्षों में कम से कम 730 दिन रहा हो। ये बिल्कुल एडिशनल कंडीशन जो है वो हमारी बिल्कुल जो है इंडिविजुअल की एडिशनल कंडीशन से मेल करती हैं, ठीक है। तो ये था हमारा हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली के लिए रूल। अब आ जाता है हमारा रेजिडेंट स्टेटस ऑफ फर्म एंड एसोसिएशन ऑफ पर्सन, यानी कि एक कंपनी की क्या स्टेटस है। एक भारतीय कंपनी हमेशा निवासी होती है, ठीक है। ये कह रहे हैं कि एक भारतीय कंपनी जो होती है वो हमेशा निवासी होती है, ठीक है। सेक्शन 6(3) में क्या कहा गया है? एक भारतीय कंपनी सदैव भारत में निवासी रहती है। एक जो भारतीय कंपनी है वो तो सदैव निवासी ही होगी, चाहे वो कहीं से भी अपना मैनेजमेंट कर रही है, कहीं से भी कंट्रोल कर रही है। इफ इट इज एन इंडियन कंपनी इट विल बी रेजिडेंट इन इंडिया। अगर विदेशी कंपनी है तब हम क्या देखेंगे कि विदेशी कंपनी निवासी यानी कि भारत में रेजिडेंट तब मानी जाएगी यदि गत वर्ष में यानी कि यदि प्रीवियस वर्ष में उसका सारा कंट्रोल और मैनेजमेंट कहाँ से हुआ? इंडिया में हुआ है, ठीक है। ये था हमारा सेक्शन 16। अब है इसका सेक्शन 6(4). उसमें क्या आ जाएगा? हमारा जो भी बच गया, जैसे ट्रस्ट और क्लब या कोई भी गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन जो हमारा बच गया है, वो सब हमारा सेक्शन 4 डिफाइन करता है। वो ये कहता है कि अगर प्रीवियस ईयर में कंट्रोल और मैनेजमेंट इंडिया में हुआ है तो निवासी ये सब माने जाएंगे, अगर नहीं हुआ है तो अनिवासी माने जाएंगे। ये था हमारा सेक्शन 6, जिसमें हमें बताया गया है कि कौन नॉन रेजिडेंट है और कौन रेजिडेंट है। अब हम बात करते हैं इसी में अगला टॉपिक सेक्शन 7 की। सेक्शन 7 क्या कहता है? इनकम डीम्ड टू बी रिसीव्ड इन इंडिया। सेक्शन 7 उन इनकम्स के बारे में बताता है जो कि भारत में प्राप्त हुई मानी जाती है, मतलब कि उनको ये माना जाता है कि वो भारत में प्राप्त हुई हैं, और अगर भारत में प्राप्त हुई हैं तो भारत में टैक्सेबल भी होंगी, भले ही वो भारत में प्राप्त नहीं हुई है लेकिन मानी जाएंगी कि वो भारत में प्राप्त हुई हैं, ठीक है। सेक्शन 7 में उन इनकम को बताया गया है जो भारत में प्राप्त मानी जाती है, भले ही वास्तव में वह भारत में ना मिली हो। निम्नलिखित इनकम भारत में प्राप्त मानी जाती है। कौन सी इनकम? पहला है रिटायरमेंट बेनिफिट्स। इसके अंदर पेंशन, ग्रेचुइटी या पीएफ की राशि जो भारत में क्या है? देय है, वो सब हमारी क्या मानी जाएगी? इनकम टू डीम टू बी रिसीव्ड इन इंडिया। दूसरा, सैलरी। अगर कोई सरकारी कर्मचारी है और वो भारत के लिए काम करता है और उसकी सैलरी उसको विदेश में मिलती है तो वो भी भारत में प्राप्त मानी जाएगी। तीसरा है कैपिटल गेन। अगर कोई प्रॉपर्टी भारत में बिकती है तो उससे जो कैपिटल गेन होगा वो भारत में प्राप्त माना जाता है। ये नियम ये सुनिश्चित करता है कि भारत से जुड़ी इनकम पर टैक्स लगे और जो टैक्स चोरी को रोकने में मदद की जा सके, ठीक है। तो ये था हमारा सेक्शन 7। अब हम बात करेंगे सेक्शन 9 की। इनकम डीम टू बी अक्कर एंड अराइज इन इंडिया, यानी कि डीम टू बी अक्कर मतलब कि वो मानी जाएंगी कि ये जो अराइज हुई हैं, वो उत्पन्न हुई है हमारी जो इनकम वो इंडिया में हुई है, हालांकि वो नहीं हुई बट मानी जाएंगी कि इंडिया में हुई है। सेक्शन 9 में उन इनकम्स को बताया गया है जो भारत के बाहर कमाई जाती हैं लेकिन भारत में टैक्सेबल मानी जाती हैं। निम्नलिखित इनकम भारत में टैक्सेबल मानी जाती है। कौन कौन सी? पहला है बिजनेस इनकम।
अगर कोई बिजनेस है और वो भारत में कंट्रोल होता है तो उसकी विदेशी इनकम भी जो है भारत में टैक्सेबल होंगी। एक भारतीय कंपनी है, ठीक है, जैसे एक भारतीय कंपनी है, भारत की कंपनी है, ठीक है, उसकी कोई विदेशी ब्रांच है तो वो उसका जो प्रॉफिट होगा वो भारत में टैक्सेबल होगा। दूसरा है प्रॉपर्टी इनकम। भारत में प्रॉपर्टी से होने वाली इनकम भले ही उसका जो किराया है वो विदेश से मिल रहा है हमें, ठीक है, तो जो भारत की प्रॉपर्टी है भले ही उसका किराया रेंट हमें विदेश में मिल रहा है लेकिन वो क्या मानी जाएगी, अकर एंड राइज इन इंडिया। दूसरा है सैलरी। अगर सर्विस भारत में दी गई है तो सैलरी भारत में टैक्सेबल है भले ही पेमेंट विदेश में हो, ठीक है। सैलरी, अगर सर्विस जो है कोई भी वो भारत में दी गई है, ठीक है, और वो भारत में टैक्सेबल होगी भले ही वो विदेश। सैलरी हो गई, ठीक है, अगर सैलरी है, नेक्स्ट है सैलरी। अगर कोई सर्विस भारत में दी गई है और उसकी जो सैलरी है वो भारत में टैक्सेबल होगी, हालांकि वो अगर कोई, नेक्स्ट है हमारा सैलरी। अगर कोई सर्विस हमने भारत में दी है और उसकी जो पेमेंट है या सैलरी है वो हमें विदेश में मिलने वाली है तो उस सैलरी को भी भारत वो नेक्स्ट है हमारा सैलरी। सैलरी कब हमारी अक्कर इन इंडिया मानी जाएगी, अगर कोई सर्विस भारत में दी गई है भले ही वो जो पेमेंट है हमारी वो विदेश में मिलेगी लेकिन वो इंडिया में टैक्सेबल होगी। नेक्स्ट है हमारा कैपिटल गेन। भारत में प्रॉपर्टी या शेयर्स के बेचने से होने वाला गेन। अगर भारत में कोई प्रॉपर्टी बेची गई है या कोई शेयर बेचे गए हैं तो वो भी इंडिया में टैक्सेबल होंगे। रॉयल्टी और फीस, अगर कोई विदेशी कंपनी है और वो भारत में रॉयल्टी या टैक्स टेक्निकल फी लेती है तो वो भी टैक्सेबल होगी इंडिया में। दूसरा है डिविडेंड, भारत में मिला हुआ कोई भी डिविडेंड, ठीक है, वो भी क्या होगा, वो डीम टू बी अराइज इन इंडिया माना जाएगा, ठीक है। ये जो नियम है वो गैर निवासी पर भी लागू होता है, यह इंटरनेशनल टैक्सेशन में महत्वपूर्ण है। मतलब कि ये जो नियम है वो एक गैर निवासी पर भी लागू होते हैं। तो सेक्शन 9 जो था वो भारत में टैक्स के दायरे को बढ़ाता है ताकि विदेशी जो इनकम है वो भारत में से जुड़ी है उस पर भी टैक्स लगा सके और ये टैक्स चोरी करने में चोरी को और ये टैक्स चोरी रोकने में भी मदद करता है, ठीक है। सब्सक्राइब।